Welcome back everyone and good morning to all of you friend. In this session we will going for the increase and decrease in supply, and in the previous lecture we already completed about the expansion and contraction of supply, and expansion and contraction of supply is the reasons for the pricing increase and decrease, and other factor remains constant. And in the supply increase and decrease, the reason that is the price is constant and other factors में वेरिएबल। तो आज के लेक्चर में हम जो स्टार्ट करें दैट इज़ द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई की बात यहाँ पे करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने बात की थी कि चेंज हो रहा था सप्लाई के अंदर, यानी कि एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे। तो फ्रेंड वहाँ पे हमने एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो कंप्लीट किया था कि आपको मैं यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ कि एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है सप्लाई में, वो रीज़न क्या है कि जो भी अदर फैक्टर है, क्या हमें पता है कि जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई यानी कि प्राइस एंड बाकी के जो हम बात करें कि अदर देन प्राइस, तो यहाँ पे अदर देन प्राइस यानी कि जो ओटीपी फैक्टर है वो कांस्टेंट रहेंगे, और जो प्राइस का जो फैक्टर है वो वेरिएबल यानी कि इंक्रीज भी हो सकता है एंड डिक्रीज भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर प्राइस वेरिएबल रहेगी एंड अदर जो फैक्टर है रिमेन्स कांस्टेंट, तो यहाँ पे एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा। और हमें याद रखना है कि जब प्राइस इंक्रीज होगी तब सप्लाई की बात करें तो सप्लाई इज ऑल्सो एक्सपांड, एंड प्राइस अगर डिक्रीज होगी तो सप्लाई कॉन्ट्रैक्शन होगा। एंड जो आज का हम लेक्चर की बात करें तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाला है दैट इज द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो फ्रेंड जिस तरह से एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर प्राइस वेरिएबल थी और बाकी के जो फैक्टर वो कांस्टेंट रहे थे, और यहाँ पे कुछ उससे उल्टी सिचुएशन हो रही है, यानी कि जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगी एंड अदर फैक्टर है यानी कि अदर देन प्राइस की बात करें तो वो फैक्टर वेरिएबल यानी कि अदर फैक्टर जो है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो प्राइस का जो फैक्टर है वो कांस्टेंट रहेगा। और उनकी इफेक्ट कहाँ पे आने वाली है कि हम सप्लाई के ऊपर, यानी कि सप्लाई इंक्रीज या तो डिक्रीज हो सकता है। when one factor or some other factor other than price changes in favor of the supply of good, then there is a rightward या तो upward shift in the supply curve। यानी कि फ्रेंड जो भी फैक्टर है अदर देन प्राइस, यानी कि प्राइस के सिवा के जितने भी फैक्टर है वो क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, और प्राइस का जो फैक्टर होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो उससे क्या होगा कि सप्लाई भी चेंज होगी, यानी कि राइटवर्ड या तो बोल सकते हैं कि अपवर्ड शिफ्ट हो गए जो सप्लाई कर्व है वो। इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स, प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन fall, state of technology improve, and number of suppliers increase, and government policy change in favor of product, then even if price of goods remain constant, its supply increases as the entire supply curve shift to the right side। यानी कि फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा कि जो भी फैक्टर अदर देन प्राइस के जो भी फैक्टर सप्लाई के फेवर में अगर चेंज हो रहा है तो हमारा जो सप्लाई कर्व होगा वो क्या पे शिफ्ट हो सकता है, राइट साइड, यानी कि अपवर्ड सिचुएशन में हो सकता है। तो हमें पता है कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स होगा तो हमें पता है कि हमारी जो सप्लाई हो इंक्रीज हो सकती है, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो डिक्रीज हो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होने से जो प्रॉफिट क्या होने वाला है, प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। तो उससे जो हमारे सप्लाई है वो क्या होगा, इंक्रीज। प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन फॉल, यानी कि जो फैक्टर है प्रोडक्शन के उनकी प्राइस अगर डिक्रीज हो रही है तो उससे भी प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है, यानी उससे क्या होगा कि सप्लाई इंक्रीज होगा। एंड यहाँ पे हम बात करें कि इफ दिस फैक्टर चेंज अगेंस्ट द सप्लाई, देन एट द सेम प्राइस सप्लाई डिक्रीजेज एंड एज द एंटायर सप्लाई कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट। यानी कि अगर समझो कि सप्लाई के अगेंस्ट में यहाँ पे फैक्टर चेंज हो रहे हैं तो उससे क्या होगा कि हमारी जो सप्लाई है वो क्या हो सकती है, डिक्रीज, और उससे जो सप्लाई कर्व है वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो ग्राफ के अंदर, बाद में हम समझेंगे तब आपको ज़्यादा यहाँ पे आपका जो डिफ़िकल्टी है वो क्लियर हो सकती है। दिस हैपन्स व्हेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन राइजेस, टेक्नोलॉजी बिकम्स एक्सपेंसिव एंड नंबर ऑफ सप्लाई डिक्रीज एंड गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एंड सो ऑन। यानी कि अगर सप्लाई के अगेंस्ट में चेंज हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज, एंड अगर सप्लाई के फेवर में कोई चेंज हो रहा है तो सप्लाई इंक्रीज हो सकती है।
और यहाँ पे जो ग्राफ दिया है पहले उनको हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे और बाद में एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो प्राइस है एप्पल्स की दी हुई है 20 20 20 20 20, यानी कि प्राइस आप देख सकते हो कि कांस्टेंट है, लेकिन सप्लाई ऑफ एप्पल्स इन केजी की सप्लाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंक्रीज हो रही है। यानी कि जब 20 रुपीज़ प्राइस थी तभी 100 सप्लाई, 20 प्राइस है तो अभी 200 सप्लाई हो रही है। एंड लास्ट में आप देख सकते हो कि जब 20 रुपीज़ प्राइस है तब 500 केजी का सप्लाई हो रहा है। और ग्राफ की हम बात करें तो वाई एक्सिस आप देख सकते हो कि प्राइस डिटरमिन की हुई है एंड एक्स एक्सिस के ऊपर सप्लाई। और यहाँ पे जब प्राइस तो 20 कांस्टेंट ही रहने वाली है, तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि प्राइस जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, दैट इज 20 रुपीज़। एंड सप्लाई की हम बात करें तो जब 300 किलोग्राम का जो सप्लाई है और वहाँ पे जो कर्व बन रहा है दैट इज़ द S1 एंड जो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है दैट इज़ द A। और जब समझो कि जो भी अदर देन प्राइस के जो फैक्टर है वो चेंज हो रहे हैं इन फेवर ऑफ सप्लाई, तो उससे क्या होगा कि फेवर में अगर सप्लाई में जो फेवर में अगर वो फैक्टर चेंज हो रहे अदर देन प्राइस के, तो उससे हमारा जो सप्लाई होगा वो क्या होगा, इंक्रीज। यानी कि जो सप्लाई करो S1 है, S1 जो कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है S3 C पॉइंट में, यानी कि हमारी जो सप्लाई है हमारा वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो 300 से जो सप्लाई था वो 400 पे आ रहा है। एंड जब समझो कि जो भी फैक्टर चेंज हो रहे हैं अदर देन प्राइस वो अगेंस्ट में है सप्लाई के, तो उससे क्या होगा कि जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड। यानी कि यहाँ पे सप्लाई क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आगे हम बात करते हैं कि जो एक्सप्लेनेशन दिया है, और यहाँ पे मैं आपको डिस्प्ले ऊपर तो पूरा ग्राफ ही यहाँ पे शो में कर रहा हूँ, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन आपकी बुक्स के अंदर जो ग्राफ है उनके नीचे दिया है वो आप वहाँ पे ध्यान दे सकते हो। और यहाँ पे मैं जो पूरे का पूरा इंक्रीज एंड डिक्रीज सप्लाई है और जो लास्ट में बाद में एक पैराग्राफ लिखा है वो यहाँ पे मैं रीड कर रहा हूँ। इन द अबो डायग्राम प्राइस इज रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस, यानी कि जो प्राइस है वो वाई एक्सिस पे है और जो सप्लाई की हम बात करें तो सप्लाई यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है। इनिशियल सप्लाई करो S1 यानी कि दिस वन, वेयर एट प्राइस ऑफ ₹20, प्राइस तो यहाँ पे 20 कांस्टेंट ही है। द सप्लाई ऑफ एप्पल्स इज 300 kg which is depicted by point A on the supply curve S1. When price remains constant at ₹20 but one or some other factors change in favor of supply of apples, then the supply curve shift to the right side, that is the S3 supply curve, and the supply of apples increases to 400 kg। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 400 kg का जो सप्लाई था वो इंक्रीज हो रहा है, which is depicted by point C on S3. Now, if one or some of the other factor change against the supply of apples, then the supply curve shift to the left, यानी कि S2, and the supply of apples decreases to 200 kg, यानी कि यहाँ पे जो एप्पल की सप्लाई हो क्या हो रही है, 200 kg हो रही है, यानी कि डिक्रीज हो रही है, एंड विच इज डिपिक्टेड बाय पॉइंट B S2। तो यहाँ पे जो पूरा मैंने आपको पहले एक्सप्लेनेशन दिया था वही नीचे के जो पैराग्राफ है वहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने जो कंप्लीट कर दिया दैट इज़ द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई, और एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया हुआ था। और दोनों सिंपल है कि एक्सपांशन एंड जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वहाँ पे वेरिएबल फैक्टर कौन सा रहेगा, प्राइस। एंड बाकी की हम बात करें इंक्रीज डिक्रीज में, तो इंक्रीज डिक्रीज की बात करें तो वहाँ पे अदर देन प्राइस के जो भी फैक्टर है वो वेरिएबल रहेंगे। तो हमें याद रखना है कि एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन में जो वेरिएबल है दैट इज प्राइस, एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज में जो वेरिएबल है वो अदर देन प्राइस के फैक्टर। तो यहाँ पे मैं फ्रेंड आपको 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, और आप जो यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई और उनको पहले कंप्लीट कर लो, एक बार रीडिंग कर लो कि 2 या तो 3 पैराग्राफ ही हो रहे हैं। एंड यू कैन सी पेज नंबर 41 and 42, the question that is the increase and decrease in supply, please read it।
Welcome back everyone. The next question, that is the exceptions to the law of supply. तो जिस तरह से हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था दैट इज द डिमांड, और वहाँ पे जो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड हमने जो कंप्लीट किया था, जो हमने डिस्कशन किया था, उसी तरह यहाँ पे एक्सेप्शन है लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर। और पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर क्या होगा कि प्राइस में चेंज हो सकता है, एंड अदर देन प्राइस के जो फैक्टर है वो क्या रहेंगे यहाँ पे, कांस्टेंट। वो हमें पहले यहाँ पे कंप्लीट करना है कि प्राइस का जो फैक्टर दैट इज द वेरिएबल, एंड अदर देन प्राइस वो कांस्टेंट यहाँ पे हमें लेना है। और प्राइस की हम बात करें तो अगर समझो कि प्राइस इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी यहाँ पे क्या होगा, एक्सपांड यानी कि इंक्रीज ही होगा। एंड जब प्राइस डिक्रीज हो रही है तो जो सप्लाई है वो क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो एक्सेप्शन में क्या होगा कि एक्सेप्शन के अंदर हम बात करें कि अगर समझो कि प्राइस इंक्रीज हो रही है तो जो सप्लाई वो क्या हो सकती है, डिक्रीज यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स होगी। एंड जब समझो कि प्राइस डिक्रीज होगी तब जो सप्लाई वो क्या हो सकता है, एक्सपांड यानी कि इंक्रीज हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो लॉ ऑफ डिमांड ऐसा बोल रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई इज अ पॉजिटिव रिलेशन, लेकिन एक्सेप्शन के अंदर दोनों का रिलेशनशिप आप देख रहे हो कि नेगेटिव हो रहा है, यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर पॉजिटिव है तो वहाँ पे नेगेटिव, इसीलिए तो हम एक्सेप्शंस बोल रहे हैं उनको। द क्वेश्चन दैट माइट नाउ अराइज इज, डज द लॉ ऑफ सप्लाई व एक्सेप्शंस लाइक द लॉ ऑफ डिमांड। यानी कि जो एक्सेप्शन है सप्लाई के अंदर, सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई में, उसी तरह डिमांड के अंदर लॉ ऑफ डिमांड में भी कुछ एक्सेप्शन थे। तो सेवरल एक्सेप्शंस आर पॉइंट बाय सम पीपल एंड दिस आर टेक्निकली डिबेटेबल। यानी कि जो एक्सपर्ट है या तो जो भी पीपल है उन लोगों ने थोड़े यहाँ पे एक्सेप्शन को अलग किए हैं। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई अराइज व्हेन सप्लाई ऑफ गुड राइजेस व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स। यानी कि जो सप्लाई इंक्रीज हो रही है राइजेस, एंड प्राइस क्या होगी, फॉल्स। यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव, दोनों का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। और एंड द सप्लाई फॉल्स यानी कि सप्लाई फॉल्स व्हेन प्राइस राइजेस। तो यहाँ पे आप दोनों कॉलम के अंदर देख सकते हो कि दोनों के अंदर जो डायरेक्शन है वो अलग अलग जा रहा है। दैट्स वाई द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई एंड व्हेन अदर फैक्टर आर हेल्ड अनचेंज। और प्राइस के सिवाय जितने भी अदर देन प्राइस फैक्टर जो थे वो यहाँ पे अनचेंज रहेंगे, यानी कि कांस्टेंट। और एक्सेप्शन की हम बात करें तो फर्स्ट वन दैट इज द रेयर गुड्स एंड द सेकंड वन दैट इज द पेरिशेबल गुड्स। सर्टेन गुड्स आर रेयर एंड हेंस इवन इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट राइज इन द प्राइस देयर सप्लाई डज नॉट राइज। यानी कि अगर समझो कि उनकी प्राइस इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई इंक्रीज होगी नहीं, यानी कि कोई उसमें इंक्रीमेंट आएगा नहीं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है रेयर गुड्स यानी कि एंशिएंट कॉइन्स और एंशिएंट आइडल्स, यानी कि जो पहले के टाइम के जो कॉइन्स एंड आइडल्स थे। और हमें पता है कि एंशिएंट जो कॉइन्स होते हैं या तो जो आइडल्स है उनकी कोई प्रोडक्शन नहीं होती है। यानी कि पहले के टाइम जो कॉइन्स हो गए वो हो गए, तो यहाँ पे उनकी प्राइस भले ही इंक्रीज हो लेकिन सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकता क्योंकि प्रोडक्शन अब पॉसिबल है नहीं। ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट ओल्ड बुक्स यानी कि जो ओल्ड बुक्स है पहले की बुक्स, उनका भी कोई प्रोडक्शन होने वाला नहीं है, तो यहाँ पे भी सप्लाई इंक्रीज हो सकता नहीं है। एंशियंट हैंडीक्राफ्ट यानी कि जो हैंडीक्राफ्ट्स की हम बात करें और वो भी एंशियंट यानी कि ओल्ड, तो एंशियंट या तो जो ओल्ड है उनका प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है तो प्राइस भले ही इंक्रीज हो लेकिन सप्लाई उनकी इंक्रीज नहीं हो सकती है। However, such a goods do not have any current production and therefore instead of considering this as an exception to the law of supply, यानी कि फ्रेंड जो एंशियंट है या तो जो ओल्ड है उनका जो प्रोडक्शन है वो करंट प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए उनकी प्राइस भले इंक्रीज हो तो भी सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकता है, एंड शुड बी केप्ट आउट द स्टडी ऑफ सप्लाई। द सेकेंड वन दैट इज़ द पेरिशेबल गुड्स। और पेरिशेबल गुड्स की आपको उनकी बात आपको पता है इन द प्रीवियस चैप्टर दैट इज़ द डिमांड, और डिमांड में भी पेरिशेबल के बारे में मैंने देख लिया था कि पेरिशेबल यानी कि जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, कि हाईली पेरिशेबल गुड्स लाइक मिल्क प्रोडक्ट, ग्रीन वेजिटेबल, मीट, एग, फिश एंड राइप फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो ये सब जो है वो पेरिशेबल है, यानी कि उनको हम लॉन्ग टर्म तक स्टोर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम। Hence, even if their price falls, their supply will not contract as they cannot be preserved। यानी कि
अगर समझो कि जो पेरिशेबल गुड्स है उनकी प्राइस डिक्रीज हो रही है तो भी उनकी सप्लाई में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा, यानी कि डिक्रीज उनकी सप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि प्राइस भले ही डिक्रीज हो तो सप्लाई हम डिक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनके लॉन्ग टर्म के लिए उनको स्टोर नहीं कर पाते, इसलिए हमें वो सेल करना ही पड़ेगा एंड हेंस मस्ट बी सोल्ड। हाउएवर इफ करंट टाइम्स विद द अवेलेबिलिटी ऑफ कोल्ड स्टोरेज इवन दिस एक्सेप्शन इज डिबेटेबल, यानी कि हमें पता है कि करंट टाइम में कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी है कि आप लॉन्ग टर्म तक प्रोडक्ट को रख सकते हो, और तो भी हम यहाँ पे एक्सेप्शन में एज अ डिबेटेबल पॉइंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं पेरिशेबल गुड्स को। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शंस टू द लॉ थे उसमें फर्स्ट वन हमने कंप्लीट किया, दैट इज़ द रेयर गुड्स। और रेयर गुड्स यानी कि रेयर यानी कि बहुत ज़्यादा गुड्स है नहीं, यानी कि हमें पता है कि एंशिएंट एंड जो ओल्ड गुड्स है उनकी हमने बात की थी। एंड सेकंड एक्सेप्शन दैट इज़ द पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल यानी कि जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, और जो पेरिशेबल होते हैं वो भले ही प्राइस डिक्रीज हो तो भी हमें सेल करना ही पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि जो पेरिशेबल गुड्स हैं उनको हम लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने जो अलग अलग दो एक्सेप्शंस थे अबाउट दी लॉ ऑफ सप्लाई जो हमने यहाँ पे कंप्लीट किए, और उनके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द प्राइस डिटर्मिनेशन इन द मार्केट। लेकिन मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट्स का और टाइम दे रहा हूँ फॉर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, द रेयर गुड्स एंड द सेकंड दैट इज द पेरिशेबल गुड्स। तो यहाँ पे आपके पास 2 मिनट्स है, प्लीज कैरी ऑन द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई एंड उनके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे निकलेंगे। कंटिन्यू। Welcome everyone. The next question that is the determination of the price in market, यानी कि प्राइस को डिटरमिन करना, डिटर्मिनेशन करना मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे हमें पता है कि प्राइस को डिसाइड हम जो भी कर रहे हैं तो ज़्यादातर प्राइस को डिसाइड करने के लिए लोग क्या सोचते हैं कि जो सेलर है या तो जो प्रोड्यूसर है वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर एंड सेलर, कि ये लोग यहाँ पे प्राइस डिसाइड कर रहे, डिटरमिन कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी में कुछ अलग ही पिक्चर यहाँ पे होता है कि हमें पता है कि जो प्राइस डिसाइड होती है वो कौन से बेस पे होती है, तो डिमांड एंड सप्लाई।
यानी कि अगर समझो कि जो डिमांड है वो ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो हम पता है कि प्राइस हमारी इंक्रीज हो सकती है। एंड अगर समझो कि जो डिमांड है वो कम है एंड सप्लाई ज़्यादा है तो यहाँ पे प्राइस क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। द प्राइस डिटर्मिनेशन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग अ स्टेबल प्राइस एट विच गुड्स आर एक्चुअली ब्राउट एंड सोल्ड इन द मार्केट। यानी कि फ्रेंड जो हम प्राइस की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्राइस की डिटर्मिनेशन का एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पे हम जो स्टेबल प्राइस को डिटरमाइन कर रहे हैं एट विच गुड्स आर एक्चुअली बाउट एंड सोल्ड इन द मार्केट, यानी कि मार्केट के अंदर जो रेट पे गुड्स है वो सेलिंग एंड उनकी जो परचेज हो रही है उनके यहाँ पे बात कर रहे थे। सच अ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इज डन इन ऑल फॉर्म्स ऑफ मार्केट, यानी कि जो ये प्राइस डिटर्मिनेशन का जो कंसेप्ट है और जो भी मार्केट है, जितने भी मार्केट के फॉर्म्स है वो सभी मार्केट के अंदर इसी तरह डिटर्मिनेट हो रहे हैं एंड इज नॉन एज अ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल, यानी कि जो भी मार्केट है उनके अंदर जो डिटर्मिनेशन हो रहा है प्राइस इक्विलिब्रियम यानी कि यूनिफॉर्मली प्राइस लेवल हो रहे हैं, यानी कि सभी मार्केट के अंदर जो प्राइस लेवल है वो कैसे रहेंगे, यूनिफॉर्म। ले पर्सन में थिंक दैट द प्राइस आर डिसाइड बाय द प्रोड्यूसर और सेलर, यानी कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो प्राइस डिसाइड होती है मार्केट के अंदर और प्रोड्यूसर या तो सेलर इन दोनों में से कोई प्राइस का डिसीजन लेते होंगे, लेकिन रियलिटी में यहाँ पे कुछ अलग है। बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट सो। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और सेलर्स डू नॉट डिसाइड द प्राइजेस, यानी कि जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या तो जो सेलर है वो लोग प्राइस को डिसाइड नहीं करते हैं। प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि प्राइस जो डिटरमाइन होती है किससे बेस पे होती है डिटरमाइन, तो डिमांड एंड सप्लाई के बेस से। और सिंस सप्लाई शेड्यूल एंड डिमांड शेड्यूल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इक्विलिब्रियम अटेन ओनली व्हेन द टू कर्व्स इंटरप्रेट ईच अदर। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो डिमांड और सप्लाई का जो शेड्यूल है वो मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो सप्लाई की हम बात करें डिमांड की तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों जो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि जब प्राइस ऑफ कमोडिटी इन केजी की हम बात करें कि 1000 की केजी की बात कर रहे हैं कि जो डिमांड है यहाँ पे जो कुछ मिस्टेक हो रही है फ्रेंड टाइपिंग के अंदर कि प्राइस ऑफ कमोडिटी की जगह आपको यहाँ पे लिखना है डिमांड। अगर हाँ जो स्टूडेंट की बुक्स में प्राइस ऑफ कमोडिटी लिखी है तो वहाँ पे आप डिमांड लिख दो, यहाँ पे डिमांड। तो जब डिमांड 1000 केजी की है तो सप्लाई 200 केजी, तो यहाँ पे आप डिमांड देख सकते हो कि डिमांड डिक्रीज हो रही है, लेकिन बाजू में जो सप्लाई है वो क्या हो रही है, इंक्रीज, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और उनके बाद क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट आ रहा है कि दोनों इक्विलिब्रियम प्राइस हो रही है और आप देख सकते हो यहाँ पे कि 600 यानी कि डिमांड भी 600 और सप्लाई भी क्या हो रही है 600। सिंस सप्लाई शेड्यूल एंड डिमांड शेड्यूल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि आपने देखा कि जब 1000 डिमांड है तब 200 सप्लाई, और उसी तरह यहाँ पे डिमांड थी वो डिक्रीज हो रही है और जो सप्लाई की हम बात करें तो सप्लाई क्या हो रही थी यहाँ पे इंक्रीज, यानी कि दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है। एंड इक्विलिब्रियम यानी कि सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, तो हमने जो देखा था कि 600 डिमांड एंड 600 की सप्लाई, यानी कि दोनों इक्वल हो रहे थे। अटेन ओनली व्हेन दे टू कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इक्विलिब्रियम लेवल कब आएगा कि जब दोनों जो कर्व है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। तो यहाँ पे ई पॉइंट पे आप देख सकते हो दैट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि 600 सप्लाई एंड 600 जो है कि डिमांड की हम बात कर रहे हैं कि 30 रुपीज़ की प्राइस पे हो रही है। Such a price prevails in the market and individual seller take the price as a signal to determine price of their individual produce in the industry, यानी कि फ्रेंड जब समझो कि प्राइस प्रिवेल्स की हम बात करें मार्केट के अंदर या तो जो इंडिविजुअल जो सेलर है यहाँ पे जो भी पॉसिबल जो स्टेप है वो ले रहा है यहाँ पे कि प्राइस के लिए, एंड यहाँ पे उनको एक सिग्नल मिल रहा है टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोड्यूस इन अ इंडस्ट्री, यानी कि मार्केट के अंदर जो कोई सिंगल सेलर अपनी जो भी प्राइस डिसाइड कर रहा है वहाँ पे उनको सिग्नल मिल रहा है एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड इन द परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म, यानी कि जब परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट जहाँ पे होगा टेक दिस प्राइस एज अ गिवन एंड इन मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली मार्केट्स दिस प्राइस इज टेकन एज अ सिग्नल
and even monopolistic has to take the price of signal from the total demand and total supply। यानी कि ज़्यादातर जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट की बात करें तो उस मार्केट के अंदर जो प्राइस डिटरमाइन हो रहा है बेस्ड ऑन टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई। अकॉर्डिंग टू मार्शल द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई आर कॉल्ड द इनविजिबल हैंड्स ऑफ द मार्केट। यानी कि जो मार्केट की हम डिमांड की बात करें या तो जो मार्केट सप्लाई, वो दोनों की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट एंड द एंटायर प्रोसेस इज अ इनविजिबल। यानी कि डिमांड की बात करो या तो सप्लाई, जो दोनों है वो इनविजिबल है, और जो यहाँ पे पूरी प्रोसेस है वो भी इनविजिबल, यानी कि हम देख सकते हैं नहीं है। टू कर्व फ्रॉम अ क्रॉस एज अ शोन इन द फिगर बिलो, और जो दोनों कर्व यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो हमने डायग्राम के अंदर देखा है। इन द फिगर द डिमांड कर्व डी डी एंड सप्लाई कर्व एस मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो मैंने आपको यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डिमांड जब 1000 की है तब सप्लाई 200, और डिमांड डिक्रीज और सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे जो दोनों का डायरेक्शन होगा वो भी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन रहेगा। एंड हाउएवर दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, और दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस यानी कि इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट ई पे, विच इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। एंड एट दिस पॉइंट द इक्विलिब्रियम प्राइस इज ₹30 and quantity demanded and supply is 600 units which is called the equilibrium quantity। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें याद रखना है कि इक्विलिब्रियम की जब बात करें या तो जो इंटरसेक्ट की बात करें कि कहाँ पे होगा, तो जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल होगी तब यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस आ सकती है। और यहाँ पे जो पूरा ग्राफ दिया है कि वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस आप देख सकते हो और एक्स एक्सिस के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी इन केजी। और यहाँ पे जब प्राइस 10 रुपीज़ है तब हम मानते हैं कि जो डिमांड है वो कितनी है, 1000 किलोग्राम की, एंड उनके सामने जो सप्लाई की बात करें तो दैट इज़ द 200 kg। तो यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो दोनों पॉइंट को हम कवर कर रहे हैं। इसी तरह जो भी है 50 रुपीज़ तक की प्राइस की बात करें, और यहाँ पे हम एक इक्विलिब्रियम प्राइस के लिए एक सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व दोनों यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ प्राइस रेज बाय द इंडस्ट्री टू ₹40, यानी कि प्राइस इंक्रीज हो रही है 30 से 40 रुपीज़, इग्नोरिंग द डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल द टोटल डिमांड्स कॉन्ट्रैक्ट्स टू 400 यूनिट्स फ्रॉम 600 यूनिट। यानी कि जब प्राइस इंक्रीज हो रही है तब डिमांड हमारी क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि 600 से आ गई 400 पे, एंड द सप्लाई एक्सपांड्स टू 800 यूनिट्स kg, या तो यूनिट्स भी आप बोल सकते हो। यानी कि जब 600 सप्लाई थी एट द टाइम ऑफ प्राइस 30 रुपीज़, और जब प्राइस इंक्रीज होकर हो रही है 40 रुपीज़, तब हमारा जो सप्लाई वो 200 यूनिट या तो kg इंक्रीज होकर एक्सपांड होकर हो रहा है 800 यूनिट्स। सिंस द डिमांड इज अ लेसर देन सप्लाई इज शोन बाय द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, एंड द मार्केट प्राइस विल हैव अ टेंडेंसी टू फॉल बैक to ₹30, and this is the equilibrating process of the market। तो यहाँ पे जो पूरा इक्विलिब्रियम का हमने पॉइंट कंप्लीट किया। और नाउ इफ प्राइस रिड्यूस बाय इंडस्ट्री टू 20 द बाय इग्नोरिंग डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल द टोटल डिमांड एक्सपांड्स टू 800 while the supply contracts to 400, and since the demand greater than the supply is shown by the distance between point D B, and the price and the market price will have a tendency to rise back to ₹30, and this again is the invisible process of the मार्केट। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड आपको जिस तरह से प्राइस जो हो रही है इंक्रीज, उनके बारे में यहाँ पे पूरा कंसेप्ट समझाया फर्स्ट पैराग्राफ में, और सेकंड पैराग्राफ में प्राइस रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उनके बारे में पूरा पॉइंट यहाँ पे है। तो जो सेकंड पॉइंट है पैराग्राफ है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो फर्स्ट पैराग्राफ जिस तरह से एक्सप्लेन किया सेम टू सेम यहाँ पे कुछ उल्टी सिचुएशन हो रही है, यानी कि यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रही थी और सेकंड में रिड्यूस हो रही है। तो जो भी है दोनों पैराग्राफ सेम ही है, आप एक बार सेकंड पैराग्राफ अपने हिसाब से रीड कर लेना। और जो आज का लेक्चर की बात हम करें, और आज का जो 4th चैप्टर है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, एंड साथ हमारा आज का लेक्चर भी यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड, एंड बाय बाय, टेक केयर।